ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के नेताओं की कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के नेता करेंगे प्रचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे यूपी के मंत्री। तो यूपी सरकार में मंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। स्मृति ईरानी, बीएल वर्मा, महेंद्र नाथ पांडे करेंगे प्रचार। इसके साथ ही यूपी बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी करेंगे प्रचार। स्वतंत्र देव सिंह भी आज प्रचार करेंगे। तो यूपी बीजेपी के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो मिशन कर्नाटक पर भारतीय जनता पार्टी है और तमाम मंत्रियों की ड्यूटी इस वक्त कर्नाटक में है, जहां केंद्रीय मंत्री हो या उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए मंत्रियों की फौज इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। 40 स्टार प्रचारक जो लगातार कर्नाटक के तमाम जिलों में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक के लिए रवाना हो चुके हैं और आज तमाम कार्यक्रम अब आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पांव पे खड़ा होकर और पॉलिसीज में बदलाव करके उसका उल्लेख करने का काम भी किया। तो आज हम कह सकते हैं कोविड के समय जहां दुनिया की कंपनीज मार झेल रही थी, भारत के युवाओं की ताकत देखिए। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कोई बना है तो हमारा भारत बना है। 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनी हैं, 77,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज देश में हैं। आज हर रोज एक नया स्टार्टअप बन रहा है। ये कहां से हुआ? स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इसका उल्लेख जब आता था तब लगता था क्या होगा। जिस फोन से आप अभी वीडियो बना रहे हो, आज से 5 साल पहले विदेशों से आता था। भारत दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर था, आयात करने वाला था। लेकिन आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आकर खड़ा है। आज दुनिया के सबसे बड़े अगर मोबाइल फोन निर्माता, अगर एप्पल कंपनी की बात करें तो उनके सीईओ यहां पर थे। भारत में वो भविष्य देखते हैं। आज दुनिया भारत में एक उम्मीद के रूप में देख रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो उदाहरण मैंने कुछ दिए हैं, आपने ही समय समय पर इसको और बढ़ाने के लिए हैशटैग, चाहे मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की बात कही हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही हो, केवल कहा नहीं प्रधानमंत्री जी ने, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया भर के किसी देश में गए तो वहां पर उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कोई और राज्य हो या गोवा का कोई आर्टिस्ट हो, उनके उन प्रोडक्ट्स को उस देश के हेड को देने का काम किया है और उस जिला की पहचान को दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये आज से पहले नहीं होता था, ये होने का काम हुआ है। चाहे चीयर फॉर इंडिया ओलंपिक्स के समय शुरुआत की, आप देश एक साथ जुड़ा। माई हैंडलूम माई प्राइड, खादी बोर्ड कहां था, आज खादी कहां खड़ा है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कितना आगे आए हैं। हर घर तिरंगा अभियान हो। एक समय था जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा को तो जिस तरह से नष्ट करने का काम किया जाता था, अनुच्छेद 370, 35 को सदा सदा के मिटाने का काम किया। तो हर घर तिरंगा अभियान जब चलाया गया तो हर घर तिरंगा अभियान में कश्मीर की कोई गली, कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां तिरंगा झंडा ना फहराया गया होगा। देखिए, नशीले पदार्थ हो, ई सिगरेट हो, इसके खिलाफ मुहिम, ड्रग्स मुक्त भारत करने की, और जहां एक और गृह मंत्रालय ने मुहिम चलाई है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने मन के बात माध्यम से इसका उल्लेख किया। मैं आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, नशा मुक्त भारत बनाएं। आजादी के 75वें साल में यह संकल्प लेकर चलें और प्रधानमंत्री जी ने जो पंच प्रण की बात की थी, हम उनको पंच प्रण को जीना है अगले 25 वर्षों में। तभी तो इस अमृत
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा आज है। थोड़ी देर में मैसूर एयरपोर्ट कर्नाटक पहुंचेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जिला मांड्या में सीएम की रैली है। दोपहर 12:35 पर मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:30 बजे विजयपुरा जिला पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 2:40 पर बसवेश्वरा मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बसवना, बागेड़वाड़ी, विजयपुरा में जनसभा करेंगे। दोपहर 4:50 से 5:50 तक का इंडी विजयपुरा में जनसभा होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं कर्नाटक के लिए, जहां पर दिन भर तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के नेताओं की कर्नाटक चुनाव में लगी ड्यूटी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के नेता करेंगे प्रचार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में यूपी के मंत्री मौजूद होंगे। यूपी सरकार में मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रचार। स्मृति ईरानी, बीएल वर्मा, महेंद्र नाथ पांडे करेंगे प्रचार। यूपी बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी करेंगे प्रचार। रवि किशन, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी आज प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले मंत्री नंद गोपाल नंदी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बंद कमरे में उनकी मुलाकात हुई। तो दिल्ली की परिक्रमा करने के बाद भी नहीं बनी बात। केंद्रीय नेतृत्व में जुगाड़ न लगने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं नंदी। केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने नहीं की नंदी से मुलाकात, तो पत्नी अभिलाषा गुप्ता का टिकट कटा और विरोधी ने किया पार्टी ज्वाइन, जिसके बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी ने खुलकर इस निर्णय का विरोध किया। पत्नी का टिकट कटने से मंत्री नंदी हैं खासा नाराज। खुद कैबिनेट मंत्री के साथ ही पत्नी को भी बनाया रखना चाहते हैं मेयर। तो यूपी बीजेपी ने कई कारणों के चलते काट दिया नंदी की पत्नी का टिकट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रईस चंद शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराई थी। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में दोपहर में होगी सुनवाई में प्रयागराज पुलिस को पेश करनी है अपनी रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट सुनाएगी फैसला। उमेश पाल शूटआउट में सामने आया था आयशा नूरी का नाम। तो मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ही ठहरा था शूटर गुड्डू मुस्लिम। वहीं निकाय चुनाव में तैनात होंगे 75 से अधिक आईएएस। प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रेक्षकों की तैनाती के लिए पैनल यूपी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। तो आयोग ने अनुमति के बाद अफसरों की जिलेवार होगी तैनाती। यूपी में 2 चरणों में हो रहा निकाय चुनाव। 4 मई को पहले चरण और 11 मई को दूसरे चरण का होना है मतदान। 13 मई को होगा मतगणना। तो वरिष्ठता के आधार पर 100 से अधिक अफसरों के नाम आयोग भेजे गए। यूपी में निकाय चुनाव के साथ साथ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हैं। इसमें मिर्जापुर के 96 और रामपुर की स्वार सीट शामिल है। इस बार स्वार सीट पर बिल्कुल बदली हुई रणनीति सियासी दल अपना रहे हैं, खास तौर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उपचुनाव में बीजेपी का अपना वाला दांव। रामपुर में 21 साल बाद सपा का हिंदू कार्ड। नई रणनीति क्या लाएगी रंग? इस बार उपचुनाव में जनता किसके साथ? रामपुर के स्वार सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होनी है।
यह सीट अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। पहले माना जा रहा था कि इस सीट पर आजम खान के परिवार से ही कोई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक आजम खान ने वहां से उम्मीदवार को लेकर अपना कोई भी संदेश पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को नहीं भेजा। इस चुनाव को लेकर वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए और फिर उनके लंबे इंतजार के बाद नामांकन के आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने वहां जिला पंचायत सदस्य अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार बना दिया। दरअसल माना जा रहा है कि जिस तरह से रामपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव और फिर खुद आजम खान की सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को हार झेलनी पड़ी, इसी के चलते आजम खान ने अपने आप को इस उपचुनाव से अलग कर लिया। हालांकि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार की बजाय किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इसे समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट पर जहां मुस्लिम आबादी लगभग 60% है, वहां हिंदू कार्ड खेलकर बीजेपी के कोर वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश की है, तो वहीं बीजेपी ने इस सीट एक बार फिर गठबंधन से अपने सहयोगी अपना दल एस को दे दी है और अपना दल एस ने यहां पसमानदा समाज से आने वाले पार्टी के नेता को उम्मीदवार बना दिया। यानी समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे विधानसभा के चुनाव में 111 सीटों पर पहुंची, उसने इस बार मुस्लिम बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट न देखकर अनुराधा चौहान को उम्मीदवार बना दिया। तो वहीं अपना दल एस ने अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया। अब स्वार में दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सभी समाज को साथ लेकर चलती है, किसी जाति या धर्म को देखकर टिकट नहीं देती है। अखिलेश जी का प्रेम केवल जातिवाद, उनका काम से कोई मतलब नहीं है, उनका विकास से कोई मतलब नहीं। वो अब ये नहीं जान रहे हैं कि 2014 के बाद से देश और प्रदेश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मोदी जी और योगी जी ने जातिवाद की दीवारें तोड़ दी। अब विकास की बातें हो रही हैं, तरक्की की बातें हो रही हैं, सुरक्षा की बातें हो रही हैं, सुशासन की बातें हो रही हैं और जनता इन पर भरोसा कर रही है। अखिलेश जी चाहे जितने प्रयोग करें पर उनके प्रयोगों का कुछ होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के दुख दर्द को जनता के सामने लाना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की असफल और अकुशल निकम्मी सरकार से लड़ने वाली पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट सामने आ गई है कि अपने सामने से खिसकती हुई जमीन को देख करके जिस अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ उनके नेता लगातार जहर उगलते रहते हैं, आज वही अपने गठबंधन से अल्पसंख्यक प्रत्याशी उतार करके उन वोटों को ठगना चाहते हैं। रामपुर में जब आजम खान की सदस्यता छोड़ने के बाद लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब वहां आजम खान के करीबी असीम रजा सपा के उम्मीदवार बने, लेकिन तब जीत बीजेपी के घनश्याम लोधी को मिली, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चौंकाने वाले परिणाम थे। फिर इस तरह से जब आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हुई, तब भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने वहां असीम रजा को ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार कायस्थ बिरादरी से आने वाले बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीत गए। और जब स्वार में उपचुनाव की घोषणा हुई, तब भी माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति को ही टिकट देगी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी गठबंधन से किसी ओबीसी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बार वहां बिल्कुल उल्टा राजनीतिक दृश्य देखने को मिल रहा है। फिलहाल में बदलाव वोटर को कितना लुभा पाएंगे, ये तो 13 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। नीतीश के आनंद से विपक्ष में खलल। बाहुबली आनंद मोहन की जेल से रिहाई पक्की हो गई है। उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई थी। बाद में आनंद मोहन की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। आनंद मोहन की रिहाई पर स्वर्गीय आईएएस जी कृष्णैया की विधवा टी उमा देवी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उसने एक ईमानदार अधिकारी को मारा था, उसको जैसी सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। नीतीश की ओर से किए गए इस फैसले से क्या विपक्षी एकता में वाली पार्टियों के वोट बैंक पर भी असर पड़ेगा? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश तेजस्वी से अखिलेश की दोस्ती में मजबूती विपक्षी एकता को राहत का एहसास करा रही है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासत खुशी से शायद चमचमा रही होगी। केजरीवाल, केसीआर और ममता के सपने अब तो अपने ही लग रहे होंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस काम में लगे हैं वो तो काम कर गया। वजह
कांग्रेस से रूठी ममता, रूठे अखिलेश कांग्रेस को कबूल करने के मूड में दिख रहे हैं। लखनऊ में बैठकर नीतीश 2024 को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर के अधिक से अधिक पार्टियों को एक साथ मिला करके जो आगे बढ़े और अगला जो चुनाव है उस चुनाव में सब एक साथ मिलकर के अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा और देश के हित में होगा। तो इसी दृष्टिकोण से बातचीत हो गई। जो आपको कहा, हम सब लोग आए हुए हैं तो मिल करके हम लोग सब काम करेंगे, ये बात हो गई है। और हम लोगों का संबंध जो है इस राज्य से उत्तर प्रदेश, क्या समझ रहे हैं आप? जो हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों का तो रिश्ता ऐसे ही शुरू से है, एकजुट है समाजवादी है, बोलिए ना, तो हम लोग का तो एक ही ना पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए हम लोगों का तो खैर है ही, और मिलजुल करके तो हम लोग चलेंगे ही, लेकिन पूरे देश के अन्य जगहों के हित में भी हम लोगों ने बातचीत किया है कि अन्य जो पार्टियां हैं सबके साथ बात करके और उसको एकजुट करेंगे। यही बात हुई, इसी के लिए आए हैं आप लोगों के साथ। लेकिन इन्हीं दावों के बीच किसी ने पूछ लिया, लखनऊ आए तो क्या मायावती से क्यों नहीं मुलाकात की? जवाब हंसी मजाक तक रह गया। पक्का अरे अभी तो हम इनसे मिलने आए, अभी तो हम इनसे मिलने चलिए। अब साफ है 2024 की लड़ाई के लिए नीतीश शायद हर राज्य से एक एक दमदार को चुन रहे हैं और यूपी में लगा होगा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही विपक्ष की ओर से दमदार हैं। लेकिन यहीं पर वो चूक गए। मायावती ने दिखाया हल्के में लेंगे तो सख्ते में पड़ जाएंगे। मायावती ने ट्वीट किया, बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना, महबूबनगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी निगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। मायावती ने नीतीश कुमार से अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार करने की मांग करते हुए कहा, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का ये दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन वही हैं जिन पर तेलंगाना के रहने वाले और बिहार के डीएम रहे जी कृष्णैया की हत्या का दोष है। उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन नीतीश ने बिहार से 4% राजपूत वोट के लिए बिहार के ही 16% दलित वोट से शायद बैर ले लिया। अब उसी बैर को अपने सिर लगाए यूपी आए तो यूपी की 21% दलित आबादी का कनेक्शन मायावती ने बिहार के 16% दलित आबादी से कर दिया। अब ये मुद्दा ऐसा हो गया है जिसका फायदा मायावती के साथ बीजेपी को भी मिल सकता है और नुकसान नीतीश के साथ अखिलेश को भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आपको पर मेरठ से है, जहां पर नहीं थम रहा बीजेपी में टिकट बंटवारे का विवाद। मंत्री दिनेश खटिक की 2 बहनों को मिला निकाय चुनाव में टिकट। बहनों को टिकट दिलवाने को लेकर विवादों में है मंत्री दिनेश खटिक। मंत्री दिनेश खटिक की दोनों बहनें हैं 8वीं पास, तो हस्तिनापुर नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी हैं 8वीं पास सुधा देवी के सामने है निर्दलीय प्रत्याशी और पीएसटी डॉक्टर सुनीता राणा। तो चुनाव में मंत्री दिनेश खटिक की बहन के सामने शिक्षा बनेगी चुनावी मुद्दा। तो एक तरफ पीएसटी प्रत्याशी तो दूसरी तरफ 8वीं पास मंत्री की बहन। और अधिक जानकारी के साथ अतुल शर्मा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, दिनेश खटिक की बहनों को टिकट मिलने के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा था किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बहनों को टिकट दिया जाता है। वो विवाद तो था ही। अब देखिए किस तरह से जो उनकी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर भी मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रत्याशी जो पीएचडी पास है, दूसरी प्रत्याशी जो 8वीं पास है।
देखिए बिल्कुल ये सही है, जिस तरह से मंत्री को लेकर के विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है, मेरठ की बात की जाए या फिर सरसावा सहारनपुर की बात की जाए, दोनों बहनों का टिकट होने के बाद लगातार भाजपा के ही कार्यकर्ता इस वक्त बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो हस्तिनापुर की जो चेयरमैन निर्दलीय प्रत्याशी है वो पीएमपी है, और दिनेश खटीक की बहनों की बात की जाए तो दोनों बहन 8वीं पास है। इसी को लेकर के शिक्षा का मुद्दा इस बार सबसे बड़ा चुनावी मैदान में अखाड़ा बना हुआ है। लगातार देखा जाए जिस तरह से दिनेश खटीक की बहनों का टिकट हुआ है, उसके बाद ये जंग छेड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा के कार्यकर्ता इस वक्त नई से नई अपडेट निकाल कर ला रहे हैं। अगर चुनावी मैदान की बात की जाए तो जो डॉक्टर सुनीता राणा है उनकी बात की जाए तो वो पीएचडी है, और वहीं अगर दिनेश खटीक की बहन की बात की जाए तो वो 8वीं पास है। इस वक्त की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शिक्षा इस वक्त बड़ा मुद्दा बन रहा है कि अगर कोई शिक्षित बनता है, वहीं मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षित लोगों के लिए अगर आप वोट करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कमिश्नर हो या फिर आईपीएस अधिकारियों को अपनी पार्टी की तरफ तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी को लेकर के ये सरगर्मी तेज हुई है, और कहीं ना कहीं जो इस वक्त की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो मजबूत है, हावी हो रहा है शिक्षा को लेकर के। लगातार क्षेत्र में मुद्दा जो सुलझ रहे हैं उनको लेकर के देखा जाए तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षितों के लिए वोट देनी चाहिए, शिक्षितों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पीएचडी है वो अच्छा विकास कर पाएंगे, जो 8वीं पास है वो क्या विकास कर पाएंगे। तो उसी को लेकर के लगातार देखा जाए तो मेरठ की निकाय चुनाव की सरगर्मी इस वक्त बहुत तेज नजर आ रही है। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। सांसद वरुण गांधी 2 दिवसीय दौरे पर अपने लोकसभा क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। अमरिया के गांव सुसवार, करगैना, जोशी कॉलोनी आदि क्षेत्रों में जनसंवाद भी किया। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा कि नेताओं को अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए राजनीति करनी चाहिए। वहीं वरुण गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह अंदर तक खाता जा रहा है। आलम यह है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा तब है जब देश की आजादी के लिए हमें पुरखों ने कुर्बानी दी है। कोशिश थी कि इस देश में ऐसा सिस्टम लागू हो जिससे लोग स्वतंत्र होकर तरक्की कर सकें। तो अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए राजनीति हो। वरुण गांधी ने यह बड़ी बात कही। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पीलीभीत के बीसलपुर में पढ़ने वाले सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल आज पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। जहां इंटरमीडिएट के छात्र सौरभ ने उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं हाई स्कूल के छात्र अर्पित गंगवार ने उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं मंत्री संजय सिंह गंगवार कासवा ने पीलीभीत का नाम रोशन करने वाले सौरभ गंगवार और अर्पित गंगवार को सम्मानित किया। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की है। एलडीए में नहीं थम रहा फाइलों के गायब होने का सिलसिला। योजनाओं में भूखंड घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब हो चुकी हैं। अब शमन मानचित्र से जुड़ी 200 फाइलें नहीं मिल रही हैं। तो फाइलें गायब होने के मामले में जांच के आदेश। वीसी ने मानचित्र की सेल की समीक्षा में निपटाने के दिए हैं निर्देश। तो एलडीए इंजीनियरों को एक दिन में 5 जगह करना था निरीक्षण। जोनल अधिकारियों की मांगी गई फाइलें मिली गायब। तो अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी फाइल भी एलडीए ने गायब की। तो अलाया अपार्टमेंट के मानचित्र से जुड़ी 2 फाइलें गायब हैं। कई अन्य और बड़े विवादित मामलों की फाइलें भी गायब हैं। गोमती नगर के भूखंडों की फाइलें भी गायब हैं। एलडीए के बाबुओं ने गोमती नगर में 22 जमीनों की फर्जी तरीके से कराई थी रजिस्ट्री। और देखिए अब एक के बाद एक फाइलें गायब होने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी फाइलें भी एलडीए से गायब है। अलाया अपार्टमेंट के मानचित्र से जुड़ी फाइलें गायब है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।